हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमी क्लासेस अगेन। आज की इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूलाज फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं उसका हम लोग एक क्विक रिवीजन, एक वन शॉट रिवीजन इस वीडियो में देखेंगे। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा जिसमें हम लोग सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और जिनको अप्लाई करने के बाद क्वेश्चंस ईजिली आप लोग बना सकते हैं, तो वो सारे फार्मूला देखेंगे। एक बार आप लोग अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपके पास एक अच्छा शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डुअल नेचर वगैरह सब लास्ट में है। और उसके बाद जब आप लोग पूरा वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो इसको पूरे को आप कॉपी में नोट कर लेना। आप लोग का एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग को ज़रूरत होगा तो मैं ये अपने ही नोट्स का एक PDF बना करके भी आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखो और सारे फार्मूला को एक बार नोट करो। सबसे पहले हम लोग फार्मूला में आते हैं। सबसे पहला जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, शुरुआत का जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से स्टार्ट है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास जो कि जनरली क्वेश्चंस में गिवन रहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को याद हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मास कितना है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। किलोग्राम में लोगे तो यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा? -31 हो जाएगा अगर किलोग्राम में लोगे तो। ठीक है, फिर प्रोटॉन 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम है। अगर किलोग्राम में लोगे तो 10⁻24 की जगह पे क्या हो जाएगा? -27। बाकी सेम वैल्यू रहेगा। न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का मास तो लगभग इक्वल होता है, तो दोनों सेम है ना। चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे सेम चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे वो नेगेटिव वैल्यू होगा और प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव वैल्यू होगा, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो यहाँ पे 0। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, और प्रोटॉन के लिए क्योंकि पॉजिटिव होता है वो तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। बाकी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमेशा इतना ही होता है। नेक्स्ट मास क्या है? मास एक बार हम लोग देख चुके हैं ग्राम में। अब यहाँ पे AMU में भी मास दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का मास AMU में अगर चाहिए तो 0.005485। जनरली प्रोटॉन के मास की जरूरत पड़ती है AMU में, इसलिए इस वैल्यू को तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि 1.0072 AMU, और न्यूट्रॉन के लिए 1.008665 AMU। ठीक है, ये वैल्यू हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास और चार्ज का। गिवन रहता है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट हो जाता है। कब इन्फिनाइट हो जाता है? जब इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, V मतलब वेलोसिटी ना, वो लाइट की वेलोसिटी c के बराबर हो। इलेक्ट्रॉन अगर लाइट की वेलोसिटी की स्पीड से चले तो जो इसका भार है, द्रव्यमान है, मास है, वो इन्फिनाइट हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी लाइट की वेलोसिटी से भी, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये एकदम शॉर्ट एक क्वेश्चन, मतलब एकदम शॉर्ट वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में ये आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड टॉपिक। क्या होता है इस चैप्टर में? हमेशा एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल में क्या बताया गया था कि डायमीटर ऑफ एटम, यहाँ पे ये एटम का डायमीटर इसलिए DA लिखा हुआ है, ये न्यूक्लियस का डायमीटर इसलिए DN लिखा हुआ है ना। तो एटम ऑफ डायमीटर 10⁻⁻8 और एटम ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻13। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है? 10⁻15। मतलब एटम डायमीटर ऑफ एटम और डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस का जो रेशियो है वो 10⁻15 के बराबर होता है। अगर मैं डायमीटर ऑफ एटम देखूँ तो वो न्यूक्लियस के डायमीटर से 10⁻15 का मल्टीपल है। मतलब डायमीटर ऑफ ए एटम इज़ मोर देन अ डायमीटर ऑफ अ न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस का जो डायमीटर है, मतलब वो क्या है, या वॉल्यूम भी यहाँ पे आप लोग ले सकते हो ना, वॉल्यूम का भी सेम है। ठीक है, वॉल्यूम लेना चाहो तो वॉल्यूम भी ले सकते हो, सेम फॉर्मूला बनता है। वो 10⁻15 मल्टीपल है किसका? एटम के डायमीटर से। मतलब एटम बहुत बड़ा है और न्यूक्लियस बहुत छोटा है। फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पे? R = R0 A क्यूब रूट दिया है ना उसका सेंटीमीटर में। यहाँ R क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड के मॉडल से अगर आप न्यूक्लियस का रेडियस निकालना चाहो तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? R0 A क्यूब रूट A। अब A क्या है? मास है, और R0 क्या है? यहाँ पे एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना होता है? 1.33 इंटू 10⁻⁻13। और A क्या है? एटॉमिक मास है किसका? जिस भी एटम के बारे में आप निकालना चाह रहे हो उस एटम का एटॉमिक मास वहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है इस चैप्टर में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं: कॉस्मिक वेव्स, गामा, एक्सरे, UV रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव रेज और रेडियो वेव्स। ठीक, इधर से इधर जाएंगे तो यहाँ पे इनका जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई होता है, एनर्जी हाई होता है, लेकिन इसका वेवलेंथ क्या होता है? यहाँ पे शॉर्टर होता है। और जब इधर जाते, यहाँ से इधर जाएंगे रेडियो वेव्स की ओर, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन वेवलेंथ क्या हो जाएगा? लॉन्गर हो जाएगा। ठीक है, इधर की वेवलेंथ कम है और इधर की वेवलेंथ कम है और इधर की वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा, इसलिए इनकी वेलोसिटी भी हाई है ना। देखो शॉर्ट वेवलेंथ है अगर
तो वो ज़्यादा स्पीडली चलेगा, लेकिन अगर लॉन्ग वेवलेंथ है तो वो धीरे 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 चलेगा ना। तो ये शॉर्ट वेवलेंथ वाले हैं इधर वाले, और इधर वाले क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ वाले हैं। इनका स्पीड कम है, इनका स्पीड अधिक है, इनकी एनर्जी अधिक है। स्पीड ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा है, जितना ज़्यादा स्पीड से चलेगा उतना ज़्यादा तेज़ी से किसी भी चीज़ पे स्ट्राइक करेगा ना, और इसकी एनर्जी क्या है, कम है। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे मैंने इसका कितना लगभग कितना वेवलेंथ होता है, ये वेवलेंथ का वैल्यू भी दिया है मैंने, वेवलेंथ का वैल्यू दिया हुआ है। तो लगभग एक रेंज यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ध्यान रहे तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं भी ध्यान रहता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या आता है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, या सी इज इक्वल टू न्यू बार। न्यू बार क्या है यहाँ पे, सारे वैल्यू बताते हैं। लैम्डा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ है। न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है। सी क्या है, लाइट की वेलोसिटी है। और न्यू बार क्या है यहाँ पे, वेव नंबर है। ठीक है, तो वेव नंबर कुल मिला के यहाँ से अगर हम लोग देखें तो वेव नंबर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 1 अपॉन लैम्डा, ये फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या है नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में होता है वो होता है प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी में एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक, एच क्या है यहाँ, प्लांक कांस्टेंट है, एच इज प्लैंक कांस्टेंट। क्या वैल्यू होता है इसका प्लांक कांस्टेंट का, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जितने भी कांस्टेंट है उसका वैल्यू मैं अलग से एक वीडियो बना करके उसमें अलग से सारे कांस्टेंट के वैल्यू को बता दूंगी। ठीक है, तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर लेना, उस वीडियो को भी। इसके बाद जस्ट वो वीडियो आएगा, तो आप लोग चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मैं वो वाला वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू एन एच न्यू इज, और न्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा, अभी हम लोग फॉर्मूला देखे हैं। और 1 अपॉन लैम्डा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, न्यू बार। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ई का। इसमें से जो भी फॉर्मूला जरूरत पड़े वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का फॉर्मूला। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू अपॉन एच। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। डब्ल्यू क्या है, वर्क फंक्शन। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, बस वेवलेंथ के लिए सी इंट्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और फ्रीक्वेंसी का जस्ट अपोजिट होता है वेवलेंथ, तो अपोजिट फार्मूला है यहाँ पे, तो एच सी अपॉन डब्ल्यू, सेम वही वर्क फंक्शन। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, ई माइनस डब्ल्यू। काइनेटिक एनर्जी ई माइनस वर्क फंक्शन, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक, और ई का फॉर्मूला क्या है, एच न्यू। और वर्क फंक्शन क्या है, एच न्यू नॉट अपॉन डब्ल्यू, इसके बराबर है ये, सॉरी। अब इस फॉर्मूला को देखो, हाँ ठीक है, अब इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए, तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी बराबर, ये फॉर्मूला आ गया यहाँ पे नेगेटिव है ना, माइनस है। और फिर यहाँ पे हम लोग अगर एनर्जी का फॉर्मूला निकालना चाहें इसी से, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा नया काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करते हुए एनर्जी का फॉर्मूला। वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन वाला ये फॉर्मूला है। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो इस फॉर्मूला को आप लोग अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इस टॉपिक में क्या, इस चैप्टर में क्या है, बोर का एटॉमिक मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सबसे पहले तो है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। रेडियस के लिए फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट रेडियस एनर्जी, ये वाला फॉर्मूला बोर के एटॉमिक मॉडल से। तो रेडियस का फॉर्मूला है एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक, एन स्क्वायर, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, एच तो प्लांक कांस्टेंट है, सबको पता है। ठीक है, हम लोग को जरूरत, और जेड क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर है। बाकी सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, किसी का वैल्यू आप लोग को याद नहीं करना है। अगर एग्जाम में दिया भी रहता है तो सारे कांस्टेंट का वहाँ पे कितना क्या वैल्यू होता है वो भी लिखा होता है। एच का वैल्यू लिखा हुआ देगा, ई का वैल्यू लिखा हुआ देगा, के का वैल्यू लिखा हुआ देगा। तो आप लोग को उसमें टेंशन नहीं लेना है कि कैसे होगा। तो सारे कांस्टेंट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। आर क्या है, प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर अपॉन जेड के। और ये फॉर्मूला किस में बन रहा है, एंगस्ट्रॉम में। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में लिखोगे 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। तो अगर आप एंगस्ट्रॉम से मीटर में चेंज करना चाहो तो इसकी जगह पे क्या लिख दो, 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देता है। फिर एनर्जी का फॉर्मूला है 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। सारे के सारे वैल्यू कांस्टेंट है, सिर्फ एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर ही वेरिएबल है, वो बदलेगा, है ना। तो ई क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन
एन स्क्वायर के, और पूरे कांस्टेंट के वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे, सारे वैल्यू को पुट करेंगे और फिर जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2.169 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। कहीं कहीं पे लिखा होता है 2.17 ना 69 की जगह पे, ये किस में आता है, इसका यूनिट क्या है, ये जूल पर एटम में। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है एनर्जी कैलकुलेशन के फॉर्मूला में आगे, ये इस वैल्यू को जूल पर एटम में हम लोग निकालें। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए होगा आपको तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या हो जाएगा, ये -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मोस्टली यही वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, यही मोस्टली यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा एनर्जी, उनका टोटल एनर्जी उसी के बराबर होता है ना। तो यहाँ टोटल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला कई बार एकदम डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है, इसलिए अगर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी चाहिए और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू लिखा हुआ है दिया है क्वेश्चन में, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 काइनेटिक एनर्जी होता है। डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी यहाँ पुट कर दो, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी अगर पूछा है और एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है तो आप एनर्जी के वैल्यू में नेगेटिव साइन लगा दो, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछा है और एनर्जी दिया हुआ है तो एनर्जी का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब एनर्जी चेंज कितना, एनर्जी का फॉर्मूला तो हम लोग लिख लेते हैं। अब एनर्जी चेंज अगर है तो डेल ई, चेंज इन एनर्जी अगर हम लोग देखें तो वो क्या है, -13.6 जेड स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर -1/n1 स्क्वायर। डेल ई का फॉर्मूला है, डेल ई क्या है, EN2 - EN1, मतलब इस सेकंड बोर ऑर्बिट की एनर्जी और फर्स्ट बोर ऑर्बिट की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो इसके बराबर होगा, है ना। सेकंड बोर ऑर्बिट और ये फर्स्ट बोर ऑर्बिट का एनर्जी का डिफरेंस जो है वो इस वैल्यू से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, बोर के मॉडल में वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है 2πkZe² अपॉन NH। यहाँ पे भी सारा वैल्यू कॉन्स्टेंट है, बस जेड और एन लेंगे तो बी प्रोपोर्शनल हो जाएगा Z/n के, ठीक है। अब बाकी का वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा 2.188 इंटू 10⁸ इंटू जेड अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्पेक्ट्रम यहाँ आता है। स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी लाइंस बनती हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग देखते हैं तो 6 लाइन यहाँ पे प्राप्त होती है हम लोग को, सीरीज प्राप्त होती हैं। एक लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड और हम्परी। लाइमन सीरीज कहाँ प्राप्त होती है, यूवी रीजन में। बामर कहाँ मिलती है, विजिबल में। और बाकी की सारी कहाँ मिलते हैं, इंफ्रारेड में मिलते हैं। अब इसके लिए N2 और N1 का वैल्यू दिया है, मतलब कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जा सकता है ना। तो कहाँ से शुरू होगा तो ग्राउंड स्टेट क्या होगा, फर्स्ट वाला लाइमन कहाँ तक जा सकेगा तो 2 3 4 5 6 7 कहीं भी जा सकता है ना। जैसे ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो फर्स्ट लाइमन जो है वो फर्स्ट से आएगा यहाँ 1, ठीक है, या 2 तक या 3 तक या 4, मतलब हमेशा फर्स्ट से, ठीक है। फिर क्या है दूसरा बामर, बामर क्या है सेकंड से शुरू होगा, तो ये सेकंड वाला यहाँ से शुरू होगा और ये कहाँ जाएगा, सेकंड से थर्ड, सेकंड से फोर्थ या सेकंड से फिफ्थ या सेकंड से 6 या सेकंड से 7 तक जाएगा, ठीक। उसके बाद पास्चन कहाँ शुरू होगा, थर्ड से शुरू होगा। फिर थर्ड से ये थर्ड से फोर्थ या थर्ड से फिफ्थ या थर्ड से 6 या 7 8 ऐसे जाएगा, ठीक है। सेम ब्रैकेट का है, फोर्थ से शुरू होगा, 5 6 7 कहीं भी जा सकता है। फुंड क्या है, 5 से शुरू होगा, 6 और 7 पे जा सकता है। हम्परी कहाँ से, 6 से शुरू होगा और 7 तक जाएगा, ठीक। अब इनके लिए अगर कितने लाइंस बनती हैं ये पता करनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्रिक क्या है, कितने लाइंस बनते हैं इसके लिए N2 - 1 इसका ट्रिक N2 - ग्राउंड स्टेट इनका ट्रिक है ना। तो जैसे कि अगर मान लो पूछ रहा है लाइमन सीरीज कहाँ में कितने लाइंस होंगे, तो मान लेते हैं लाइमन सीरीज का N2 यहाँ पे 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस इसका ग्राउंड स्टेट क्या होता है लाइमन का 1, ये ग्राउंड स्टेट है ना इधर वाला जो हम लोग मैंने लिखा 1, तो कितने लाइन बनेंगे, 1 लाइन्स बनेंगे, ठीक है। ऐसे निकालना है ना। टोटल नंबर ऑफ लाइन्स निकालना है तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, N2 - N1 + 1/2। N1 मतलब जहाँ से शुरू हो रहा है, N2 मतलब जहाँ तक जाना है उस लाइन को, है ना। तो वो वैल्यू रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ लाइन्स हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट स्पेक्ट्रम में है रिडबर्ग का फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है, तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, या तो न्यू बार इज इक्वल टू ये फॉर्मूला यूज करो या 1/λ इज इक्वल टू ये फॉर्मूला यूज करो। क्या है फॉर्मूला, R(Z²) 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। एनर्जी वाले से जस्ट उल्टा है ना, वहाँ पे n2 इधर है और n1 इधर है, यहाँ पे n1 इधर है n2 इधर है, ठीक है। ये r क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या होता है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स, या इसी को मीटर में लिखोगे तो 1.097 × 10⁻⁷, और ये 109678 है, तो ये 109678 को हम लोग 109700 सेंटीमीटर इनवर्स करके यूज़ करते हैं ना,
ठीक है। अब देखो स्पेक्ट्रम से एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि ई इस फॉर्मूला से एनर्जी अगर मिनिमम है तो वेवलेंथ वहाँ पे मैक्सिमम होगा और वेव नंबर भी वहाँ पे मिनिमम होगा, और एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो वेव नंबर क्या होगा, मिनिमम होगा, और वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा, और वेव नंबर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लैम्डा मैक्स का फॉर्मूला जब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो लैम्डा मैक्स आएगा कहाँ पे, जैसे ये ऐसे स्पेक्ट्रम के लिए यहाँ से वहाँ फर्स्ट से सेकंड गए, ये ऐसे जा रहे हैं ना, मान लो सबसे कम एनर्जी कहाँ होगी, इन दोनों के बीच में, तो ये N1 और ये N2 के बीच में। तो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे N1 का और N2 का यहाँ पे, तो जो लैम्डा मैक्स का वैल्यू आएगा, ये सबसे कम एनर्जी ई मिनिमम होगा यहाँ पे, और लैम्डा क्या होगा, मैक्स होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो जो वैल्यू पुट करने के बाद जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 4/3R आएगा। और अगर मैक्सिमम वाला लोगे तो मैक्सिमम वाला क्या होगा, फर्स्ट वाले लाइन से सेवन्थ वाले लाइन तक वाला, वो क्या होगा, ई मिनिमम, ई मैक्सिमम, और लैम्डा क्या होगा, मिनिमम। तो वहाँ पे अगर लोगे तो उसमें फॉर्मूला क्या आएगा, उसका वैल्यू N1 का वैल्यू N1 और N2 का वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7 पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 1/R के बराबर। तो लैम्डा मिनिमम अगर निकालना है आपको तो 1/R रखो, लैम्डा मैक्स अगर पूछा है तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। उसके अलावा एनर्जी डिफरेंस और कैसे निकाल सकते हैं, HC/लैम्डा से भी, ठीक है। नेक्स्ट है वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल क्या है, तो वेव मैकेनिकल मॉडल में 3 हम लोग पढ़ेंगे, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू H/P, या P की जगह P मतलब मोमेंटम, मोमेंटम की जगह पे क्या रख सकते हैं, mv, H/mp, और इसी को H/mc भी कर सकते हैं, ठीक है। एच क्या है यहाँ पे, प्लांक कांस्टेंट है, पी क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम वी, एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर लाइट के लिए ले रहे हैं तो वी की जगह पे सी वेलोसिटी ऑफ लाइट लेंगे, ठीक है। एम यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, और लैम्डा तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही, है ना, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू पहले मैंने बताया है, वही वाला सेम यहाँ पे होगा, ठीक है। अब मोमेंटम का दूसरा फॉर्मूला होता है √2 के एम, के मतलब के ई यहाँ पे ना, कैनेटिक एनर्जी, के ई एम, के ई मतलब कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज, और वी क्या है यहाँ पे, वोल्टेज, मतलब किसी चार्ज पार्टिकल पर अगर वी वोल्टेज लगा दिया जाए, कितना वोल्टेज लगा रहे हैं, वी वोल्टेज, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो चार्ज इंटू वोल्टेज के बराबर होती है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम लोग चार्ज इंटू वोल्टेज रख देंगे, क्यू इंटू वी। तो पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √2 क्यू वी अपॉन वी और एम। अब ये पी का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, H/√2 के ई एम, पी मतलब के ई एम है ना, और के ई की जगह पे क्यू वी पुट कर देंगे तो H/√2 क्यू वी एम। बहुत बार ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला या डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वेव मैकेनिकल मॉडल का दूसरा पॉइंट था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या है इसमें प्रिंसिपल में, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू H/4 पाई। अब डेल एक्स क्या है, तो डेल एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डेल पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मोमेंटम क्या होता है, एम वी के बराबर होता है। तो यहाँ पे एम वी पुट कर देंगे तो डेल एक्स इंटू डेल एम वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू H/4 पाई। एच वही प्लैंक कांस्टेंट है, और एम वी यहाँ पे इसका हम लोग पुट कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अगर एनर्जी एंड टाइम के टर्म में लेना है तो एनर्जी और टाइम के टर्म में लेंगे तो ये आएगा डेल ई इंटू डेल टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू H/4 पाई। डेल एक्स और डेल पी की जगह पे डेल ई और डेल टी ले लिए ना, एनर्जी और टाइम की अनसर्टेनिटी ले लिए, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम के टर्म पे लेंगे तो डेल फाई इंटू डेल थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू H/4 पाई। डायरेक्ट पूछता है, कई बार फॉर्मूला का पूछता है, इसे अप्लाई करके कोई क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं पूछता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ देता है कि एंगुलर मोमेंटम के टर्म में क्या है, एनर्जी या टाइम के टर्म में क्या है, ऐसे, ठीक है। अब बोर का प्रिंसिपल और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे अगर रिलेशन देखें तो बोर के प्रिंसिपल में क्या, ऑर्बिट की बात किया था कि इतने डिस्टेंस पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पे फर्स्ट ऑर्बिट है, यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट है, ऐसे बात किया था, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिस्टेंस बता दिया था, और यहीं पे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, उसकी वेलोसिटी सब बता रहा था, है ना। पर इसमें क्या है अनसर्टेनिटी में कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ये सब क्या है, अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है। तो जो बोर ने जो रेडियस दिया था वो फिक्स तो हो नहीं सकता है, वो रेडियस मतलब गलत हो गया, उसमें अनसर्टेनिटी आनी चाहिए। तो अनसर्टेनिटी जब इंक्लूड हुआ, एक प्रिंसिपल आया, तो बोर और अनसर्टेनिटी को रिलेट करके जो फॉर्मूला नया बनेगा वो बनेगा, बोर का फॉर्मूला था R = 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉम। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद इसमें प्लस माइनस डेल आर, क्योंकि आर में अनसर्टेनिटी भी कुछ ना कुछ हो सकती है, तो उसको भी अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा या फिर कम, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव अनसर्टेनिटी आ सकती है, तो डेल आर या इसी की जगह पे डेल एक्स इसको हम लोग बोल सकते हैं, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना।
और v वेलोसिटी भी अनसर्टेन हो जाएगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। तो 2.188 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड फॉर्मूला था बोर का वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, पर चूंकि अनसर्टेनिटी इसमें इंक्लूड हो गया है तो प्लस माइनस डेल वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट तीसरा वेव मैकेनिकल मॉडल में, जो आप लोग के कोर्स में उतना ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया है, सिर्फ फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। सोरिंजर वेव इक्वेशन का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है। डायरेक्ट इक्वेशन का फॉर्मूला पूछ सकता है कि सोरिंजर इक्वेशन डायरेक्ट क्या है, तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे क्या है, डेल स्क्वायर डेल्टा अपॉन फाइव बोला आप लोग, डेल स्क्वायर साई, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इसको साई बोलते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लांक कॉन्स्टेंट, इंटू ई माइनस वी, ई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू साई इज इक्वल टू 0। ठीक है। नेक्स्ट है इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर। कितने क्वांटम्स नंबर होते हैं, 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर है क्या, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सेट ऑफ नंबर विच आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की सारे चीज को डिफाइन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन का जो एक तरह से एड्रेस डिफाइन करने के लिए जिस सेट ऑफ नंबर का हम लोग यूज करते हैं उसको क्वांटम नंबर कहते हैं। तो 4 सेट ऑफ नंबर हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन का एड्रेस या एग्जैक्ट लोकेशन डिसाइड करने के लिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के किस ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, के में है, एल में है, एम में है, एन में है, वो बताता है, या फिर उसको एनर्जी या साइज बताता है, ये भी बोल सकते हो। ठीक है। फिर दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल से डिनोट करते हैं, और ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में है, सेल में कौन से सेल में था, एन बता दिया, सेल के कौन से सब सेल में है, मतलब जैसे ये न्यूक्लियस है तो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में है कि सेकंड वाले ऑर्बिट में है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता दिया। अब फर्स्ट ऑर्बिट में एस ऑर्बिटल में है, पी में है, डी में है या एफ में है, कौन बताएगा, एजीमुथल नंबर बताएगा। ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड और उसका शेप भी पता चलता है। फिर है फोर्थ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा, ऑर्बिटल के बारे में बताएगा कि जैसे पी ऑर्बिटल है तो पी ऑर्बिटल में भी कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इसमें है या इसमें है, किसमें है ना। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उस सब सेल का ओरिएंटेशन बताएगा कि कौन से शेप में वो सब सेल है, क्या बोलते हैं, डम्बेल शेप में है, डबल डम्बेल शेप में है, ये बताएगा। ठीक है। फिर स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन स्पिन कैसे कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। तो एन का वैल्यू 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनाइट तक हो सकता है। अगर 1 है तो के सेल में है, 2 है तो एल सेल में है, 3 है तो एम सेल में है, 4 है तो एन सेल में है, एंड सो ऑन। ठीक है। एल का वैल्यू 0 से लेकर के कहाँ तक हो सकता है, n-1 तक। मतलब अगर n का वैल्यू 1 आया है तो l का वैल्यू क्या होगा, 0, और n-1 1 इज इक्वल टू 0, तो सिर्फ 0 होगा। और अगर n का वैल्यू 2 आया है तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 तो होगा ही, और n-1 मतलब 2 - 1 तो 1, तो 0 से लेकर के 1 तक होगा, तो 0 और 1। और l का वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है, अगर 1 है तो p ऑर्बिटल में है, 2 है तो d ऑर्बिटल में है, और 3 आ रहा है तो f ऑर्बिटल में है। जैसे यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 और 1, मतलब s और p दोनों ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे उस इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू जो होता है वो होता है -l से +l तक। और टोटल कितने वैल्यू होते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के, तो 2l + 1 से निकालेंगे ना, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएगा, उससे ये पता चलेगा कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है। जैसे l = 0 है अगर, तो यहाँ पे 0 वैल्यू रख दो, तो 2 × 0 + 1 कितना आ गया, 1, यानी कि m के कितने वैल्यूज हो सकते हैं, केवल एक वैल्यू होगा, तो m का केवल एक वैल्यू क्या होगा, 0, एक ऑर्बिटल होंगे वहाँ पे। ठीक है। अगर l = 1 है तो m = क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 1, टोटल क्या आएगा, 3, मतलब m के तीन वैल्यू होने चाहिए। तो m के कौन कौन से 3 वैल्यू होंगे, -1 0 और +1। ठीक है, ये 3 ऑर्बिटल। अगर l = 2 कर दूँ मैं, तो m = हो जाएगा 2 × 2 + 1, कितना आया, 5, टोटल 5 वैल्यू होने चाहिए। तो m के टोटल 5 वैल्यू कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 हो गया, तो ये -2 -1 0 +1 +2 ये वैल्यू होंगे। ठीक है। ऐसे ही l = 3 है तो m का वैल्यू टोटल 7 हो जाएगा, है ना। और स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू हमेशा +½ और -½ ही केवल होता है। इसी में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर पूछता है तो उसका फॉर्मूला है √s, s + 1, s मतलब ये स्पिन ना, +½ -½ ठीक है, h/2π। ठीक। और अगर इसी को और कैसे लिखते हैं, √s, s + 1 h कट, h/2π, h कट = होता है h/2π, इसको रिप्लेस करके h कट लिख दिए। ठीक है।
फिर है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सेम फॉर्मूला है ना, एच अपॉन 2 पाई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच कट, तो ये क्या हो जाएगा एल 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 प्लस वन एच कट। ठीक है, ऐसे ही ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम तो हम लोग उसमें पढ़ चुके थे बोर वाले मॉडल में, एम वी आर इजिकल टू एन एच अपॉन 2 पाई, या एच अपॉन 2 पाई की जगह पे फिर से एच कट रख दो तो एम वी आर इजिकल टू एन एच कट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला था इस चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में केवल टोटल इतने ही फॉर्मूले थे। और इतने फॉर्मूले अगर आप लोग को ध्यान है, आप लोग शॉर्ट नोट्स अगर इसका बना के रखे हुए हो अच्छे से, और अगर सारे फॉर्मूला आप लोग याद है तो कोई भी क्वेश्चन पूछे आप लोगों से ना बने ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आराम से सारे क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला सही अप्लाई करो, कैलकुलेशन सही करो, आपका कहीं नहीं गया, पूरे फुल मार्क्स आप लोगों को उस क्वेश्चन में मिलेंगे, आराम से आप लोग क्वेश्चन बना पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगर ऐसा और वीडियो चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि हाँ आप लोग और दूसरे चैप्टर का ऐसे ही रिवीजन वाला, वन शॉट रिवीजन वाला वीडियो चाहते हैं जिसमें शॉर्ट नोट्स पैटर्न पे मैं रिवीजन कराऊँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को पता चल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।